हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिजीज एंड इंजरी रिलेटेड टू न्यूबॉर्न। जो सबसे पहला टॉपिक था वो पार्ट 1 में पढ़ा दी हूँ। ये है हमारा पार्ट 2, जिसमें हम नियोनेटल इंसेफेलोपैथी और सेरिब्रल पाल्सी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ टर्म डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसमें आने वाला है एनोक्सिया। एनोक्सिया मतलब क्या होता है? कंप्लीट लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो मेनली क्या करता है, इसके जो ये नियोनेटल इंसेफेलोपैथी या सेरिब्रल पाल्सी है, इसका ये प्राइमरी कॉज बन जाता है। दूसरा टर्म है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है? जो आर्टिरियल कंसंट्रेशन होना चाहिए ऑक्सीजन का, नॉर्मल से कम है। इस्केमिया। इस्केमिया का क्या मतलब हुआ? जो ब्लड फ्लो हो रहा है ऑर्गन तक, उसमें कमी हो जाना। मतलब कि तीनों में इसमें तो ऑक्सीजन बनता ही नहीं है। इसमें ऑक्सीजन है लेकिन जितना होना चाहिए उससे कम है। इसमें क्या है, ऑर्गन तक जो ब्लड फ्लो ऑक्सीजन ले जा रहा है वो पूरी तरह से नहीं ले पा जा रहा है, क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन ये सब हो जाने के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं हाइपोक्सिक, इस्केमिक इंसेफेलोपैथी के बारे में। ये इम्पोर्टेंट कॉज होता है किसके लिए? तो परमानेंट डैमेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल के लिए। इसके कारण नियोनेटल डेथ होता है, या बाद में इसमें सेरिब्रल पाल्सी भी या मेंटल डिफिशियंसी भी देखने को मिलता है। 15 से 20% जो इन्फेंट होते हैं जिनको हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी होता है, वो मर जाते हैं नियोनेटल पीरियड में। 25 से 30% सर्वाइव करते हैं, लेकिन उनमें परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज आती है, जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन। तो क्राइटेरिया क्या है डायग्नोसिस करने के लिए? पेरीनेटल एस्फेजिया को, एस्फेजिया मतलब वही ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, तो एविडेंस होगा फीटल डिस्ट्रेस, और भी जो अभी हम बताने जा रहे हैं जो हम करते हैं। ठीक है, अगर सेंटिनल इवेंट देखें तो लेट डिसरेशन दिखेगा, मतलब डिलीवरी से पहले आपको फीटल डिस्ट्रेस दिखेगा, लेट एक्सेलरेशन दिखेगा। और एस्फेजिया में क्या क्या दिखेगा? तो इसमें मेनली 4 चीज़ देखते हैं। एक तो फीटल एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस जिसमें पीएच जो है वो लेस देन 7 होगा। दूसरा 5 मिनट अपगार स्कोर करते हैं, 5 मिनट अपगार स्कोर, जिसमें स्कोरिंग 0 से 3 आएगा तो फिर मेनली एस्फेजिया माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो टोन है वो अल्टर हो जाता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम हो जाता है, सीजर देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ अदर मल्टी ऑर्गन सिस्टम साइन भी देखते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो एस्फेजिया है वो क्या है, मेनली बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। क्यों? एबनॉर्मल ब्रीदिंग के कारण। इससे क्या होगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कमेगा, और क्या होगा, डेथ भी हो सकता है बेबी का। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं जो इसको इंक्रीज करेगा पेरीनेटल एस्फेजिया को? तो पहला, मैटरनल ऑक्सीजनेशन का इम्पेयरमेंट होना, मतलब जो ऑक्सीजन माँ को मिल रहा है उसमें सही से नहीं मिलना। तो ये देखा जाता है सीवियर अस्थमा में। ठीक है, दूसरा, मदर से जो प्लासेंटा बेबी तक जा रहा है, जो मेनली ब्लड फ्लो करता है, उसका डिक्रीज हो जाना। तो डिक्रीज ब्लड फ्लो फ्रॉम मदर टू प्लासेंटा, जो मेनली देखा जाता है हाइपोटेंशन और शॉक वाला केस में। ठीक है, तीसरा, डिक्रीज ब्लड फ्लो फ्रॉम प्लासेंटा टू फीटस। अब प्लासेंटा में आ रहा है लेकिन प्लासेंटा से फीटस में सही से नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ टॉर्सन ये सब हो गया हो। चौथा, जो गैस एक्सचेंज हो रहा है प्लासेंटा के क्रॉस, वो इम्पेयर हो जाए। तो ऐसा कब होता है, इम्पेयर गैस एक्सचेंज अक्रॉस प्लासेंटा? तो ये देखा जाता है
सेंता प्रीविया में, इनफरक्शन में, और वेस्कुलोपैथी जैसे कि डायबिटीज मेलिटस, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। और क्या होगा जिसके कारण पेरीनेटल एस्फेजिया होंगे? तो फीतल का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाए। ये कब होगा? HGA में या IUGR में, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन में। ठीक है, तो इसके कारण इफेक्ट क्या होता है? तो हर बॉडी ऑर्गन पे अलग अलग इफेक्ट होता है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी देखने को मिलेगा, इन्फ्रैक्शन, इंट्राक्रैनियल हैमरेज, सीजर, सेरिब्रल इदीमा, हाइपोटोनिया और हाइपरटोनिया भी हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा? मायोकार्डियल इस्कीमिया, पुअर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कार्डियोस्टंट, ट्राइकैप्सिड इंसफिशियंटी, हाइपोटेंशन, ये सब देखने को मिलता है। पल्मोनरी में पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हैमरेज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रीनल में एक्यूट ट्यूबुलर और कॉर्टिकोनेक्रोसिस, एड्रीनल में एड्रीनल हैमरेज, GI में परफोरेशन, अल्सरेशन, नेक्रोसिस, अल्सरेशन विथ नेक्रोसिस। मेटाबॉलिक में हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनाइट्रेमिया, उसके बाद हाइपोकैलेसीमिया, मायोग्लोबुलिनिया, ये सब देखने को मिलेगा। इंटीगुमेंट स्किन में सबकुटेनियस नेक्रोसिस, सबकुटेनियस फैट नेक्रोसिस। हेमेटोलॉजी में तो दिक बीमारी जो होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। तो इसका कॉज क्या है? जो फीटल हाइपोक्सिया हुआ उसका क्या कॉज है? तो ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचना, माँ का ब्लड प्रेशर लो होना, उसके बाद यूट्रस का रिलैक्स सही से नहीं होना, जिसके कारण प्लासेंटल फिलिंग सही से नहीं हो पाता है। प्री मैच्योर ऑफ सप्रेशन, मतलब कि प्लासेंटा पहले से ही सप्रेस है। उसके बाद इम्पीडेंस टू द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द अम्बिलिकल कोड से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का अलग होना, यूट्राइन वेसल कंस्ट्रिक्शन। उसके बाद प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, ये सब कारण हो सकता है फीटल हाइपोक्सिया का। लेकिन अगर जन्म के बाद हाइपोक्सिया का कारण पूछे तो वो क्या होगा? सीवियर हैमरेज, हेमोलाइटिक डिजीज, शॉक, सेरिब्रल डिफेक्ट, नेक्रोसिस, इंज्यूरी, सीवियर फॉर्म ऑफ साइनोटिक कोजेनाइटल हार्ट डिजीज या पल्मोनरी डिजीज काम हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपोक्सिक मतलब क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। इस्कीमिक मतलब क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। तीसरा इंसेफेलोपैथी, रिजल्टेंट क्या होगा? ब्रेन का डैमेज, मतलब कि हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी हुई तो ब्लड फ्लो के थ्रू ऑक्सीजन कम पहुंचा। अगर वो ब्रेन ऑर्गन है तो उसमें क्या होगा? इंसेफेलोपैथी होगा। तो इसको पूरा मिला के क्या कहते हैं? हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी। ठीक है, मतलब कि कोई इंज्यूरी, इंसल्ट या कॉम्प्लिकेशंस जो इंटरप्ट करे ब्लड फ्लो को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो को ब्रेन में पहुंचने से, उसी को कहते हैं HIE, हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी। ठीक है, तब ये डिस्कशन करते हैं हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी के बारे में। ये मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है पेरीनेटल एस्फेजिया का। और ये क्या है? तो इसमें एबनॉर्मल न्यूरो बिहेवियर स्टेट देखने को मिलता है, ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है, 20 से 30 केसेस में पेशेंट मर जाते हैं। 30 से 50 केसेस में पेशेंट सर्वाइव करते हैं, लेकिन उनमें फिर प्रीमैच्योर न्यूरो अंडर डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट में होगा इंड्यूस हाइपोथर्मिया। इसमें बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर से कम किया जाता है।
ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और यही फर्स्ट इंडिकेशन होता है फीटल हाइपोक्सिया का। तो अगर कोई पूछे फर्स्ट इंडिकेशन क्या होता है फीटल हाइपोक्सिया का, तो क्या हो जाएगा इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। लेबोरेटरी इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, सीबीजी, एबीजी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ईईजी, क्रैनियल इमेजिंग जिसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी। मेनली ये जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है ना, इसका इवैल्यूएशन लिमिटेड होता है इन द टर्म ऑफ हाइपोक्सिक इंजरी इन द टर्म इन्फेंट, लेकिन प्री टर्म में ये अल्ट्रासोनोग्राफी ये क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है। ठीक है। डिफ्यूजन बेटेड एमआरआई, ये इमेजिंग मोडालिटी होता है नियोनेट्स और टर्म इन्फेंट को जिनको क्या है HIE है। HIE भूल गए होंगे तो हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी। ठीक है। हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी को टर्म इन्फेंट में 3 स्टेज में बांटा गया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हाइपर अलर्ट होंगे, मसल टोन नॉर्मल होगा, पॉस्चर नॉर्मल होगा, टेंडर रिफ्लेक्स क्लोनस हाइपर एक्टिव होंगे, मोनोक्लोनस प्रेजेंट होगा, मोरो रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग होगा, पुपिल मेड्रियासिस होंगे। स्टेज 2 में जो बेबी होंगे वो उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएंगे, फ्लैक्सन हो उनका जो पॉस्चर होगा, टेंडर रिफ्लेक्स क्या होगा, हाइपर एक्टिव होगा, मायोक्लोनस प्रेजेंट होगा, मोरो रिफ्लेक्स वीक होगा और पुपिल क्या होंगे, मियोसिस नहीं मायोसिस। ये स्टेज 1 में मेड्रियासिस था, स्टेज 2 में मायोसिस। स्टेज 3 में क्या होंगे, जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो कोमा में चले जाएंगे, स्टुपोरस हो जाएंगे, मसल टोन फ्लैसिड हो जाएगा, पॉस्चर क्या होंगे तो डिसरेबरेट हो जाएंगे, टेंडर रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएगा, मायोक्लोनस एब्सेंट हो जाएगा, मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएगा और पुपिल अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली जो मेक्योनियम स्टेंडर एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं वो एविडेंस होता है फीटल डिस्ट्रेस का, और जो हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी है उनमें क्या होता है, तो उनका साइन होता है पैलर हो जाना, साइनोसिस, एपनिया, स्लो हार्ट रेट, आर रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलेशन। ठीक है। सेरिबुलर इदीमा का क्या होता है, उसमें क्या होगा ना, वो डेवलप्ड होगा मेनली तो 24 आवर्स के बाद। जब ये रिजल्ट के कारण मेनली देखने को मिलता है ब्रेन स्टेम में डिप्रेशन। तो हम इसमें क्या लेते हैं, एंटी कॉन्वुलेंट लेते हैं। अनकन्वुलेंट में क्या आएगा, फिनोबार्बिटल, ये क्या होंगे, ड्रग ऑफ चॉइस होंगे। HIE में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, तो फिनोबार्बिटल। ठीक है। इंट्रावेनस लोडिंग डोज कितना लेंगे, 20 mg पर kg। एडिशनल डोज क्या लेंगे, 10 mg पर kg। ठीक है। उसके बाद 24 आवर्स तक मॉनिटर करेंगे। मेंटेनेंस थेरेपी में 5 mg पर kg पर 24 आवर्स पे बिगिन कर सकते हैं। थेराप्यूटिक फिनोबार्बिटल लेवल कितना है, 20 से 40 माइक्रोग्राम पर ml। एंटी कन्वल्जेंट में और क्या दे सकते हैं, तो फिनाइटोइन, लोराजिपाम। ट्रीटमेंट में क्या होगा, तो ट्रीटमेंट में मेनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। केयरफुल अटेंशन करेंगे कि वेंटिलेटरी स्टेटस सही है कि नहीं है, एडिक्वेट ऑक्सीजन जा रहा है कि नहीं, ब्लड वॉल्यूम, हेमोडायनेमिक स्टेटस, एसिड बेस बैलेंस, ये सब चेक करेंगे। ठीक है। सपोर्टिव केयर में क्या करेंगे, हाइपरथर्मिया से बचाएंगे। ठीक है। वेंटिलेशन देंगे, ऑक्सीजनेशन करेंगे। और थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया में क्या करेंगे, इसमें स्टैंडर्ड ऑफ केयर करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे किस लिए, रीपरफ्यूजन इंजरीज का, सेरिब्रल हाइपोथर्मिया करेंगे, पूरे बॉडी में हाइपोथर्मिया करेंगे। ठीक है। अब ब्रेन डेथ हो गया है, तो ब्रेन डेथ में क्लिनिकल फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगा,
कोमा आर रिस्पॉन्सिव टू पेन, ऑडिटरी और विजुअल स्टिमुलेशन नहीं होगा, एपनिया होगा, PCA तो राइज कर जाएगा 40 mmHg से 16 mmHg, एब्सेंट ब्रेन रिफ्लेक्स होगा जैसे कि पुपिल, कॉर्निया, गैग, सकिंग, ये सब रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। ठीक है, ये ऑकर होता है एब्सेंस ऑफ हाइपोथैलेमिया, हाइपोटेंशन और एलिवेटेड लेवल ऑफ डिप्रेशन ड्रग के कारण। ठीक है, मतलब कि ये जो सिम्टम दिख रहा है इसमें ये क्यों होगा, हाइपोथैलेमिया के एब्सेंस के कारण, हाइपोटेंशन के कारण और डिप्रेशन ड्रग का लेवल ज़्यादा हो जाने के कारण मेनली ये ब्रेन डेथ देखने को मिलता है। नियोनेटल इंसेफेलोपैथी, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे ना तो ये एक सिंड्रोम है न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन का जो मेनली आइडेंटिफाई होता है अर्लीस्ट डे ऑफ लाइफ इन नियोनेट्स। तो ये आइडेंटिफाई कब होता है, तो मेनली 35 वीक ऑफ गेस्टेशन में आइडेंटिफाई होता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो सब नॉर्मल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर, डिफ़िकल्टी विथ इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग रेस्पायरेशन, डिप्रेस टोन, रिफ्लेक्सेस, ये सब देखने को मेनली मिलता है। इसको हम दूसरा टर्म में हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी भी कहते हैं। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इवालुएशन के थ्रू, जैसे कि हम मैटरनल हिस्ट्री देखेंगे, ऑब्स्टेट्रिकल एंटीसीडेंट देखेंगे, इंट्रापार्टम फैक्टर देखेंगे, प्लासेंटल पैथोलॉजी देखेंगे, न्यूबॉर्न कोर्स देखेंगे, लेबोरेटरी और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये भी है ना, तीन इंसेफेलोपैथी 3 भाग में डिवाइड हुआ है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। जो माइल्ड इंसेफेलोपैथी है इसमें हाइपर अलर्टनेस, इरिसिबिलिटी, जिटरनेस, हाइपरटोनिया, हाइपोटोनिया देखने को मिलता है। मॉडरेट में लेथार्जी, जो अभी बताया था ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, वही है लेथार्जी, सीवियर हाइपरटोनिया और ओकेजनल सीजर देखने को मिलता है। सीवियर में कोमा, मल्टीपल सीजर, रिकरेंट एपनिया देखने को मिलता है। अब एक और टर्म है जिसके कारण आपको एक्यूट पेरिपार्टम इस्कीमिया देखने को मिलेगा, उसको हम कहते हैं स्पास्टिक क्वाड्रीप्लेजिक टाइप। अब ये जो स्पास्टिक क्वाड्रीप्लेगिया होता है ये एक करेक्टरिस्टिक होता है स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी का, जिसमें डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करना मूवमेंट ऑफ आर्म और लेग। ये मेनली एक फॉर्म है सेरिब्रल पाल्सी का, लेकिन इसमें मसल में पैरालिसिस नहीं होता, इसमें जर्किंग मोशन होते हैं जिसके कारण चारों लिम्ब में स्टिफनेस आ जाता है। तो ये यहाँ तक हमने डिस्कस कर दिया। 3 क्लिनिकली लेवल होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है, अब आते हैं फाइंडिंग क्रिटिकल क्राइटेरिया फॉर हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी। तो अब नियोनेटल फाइंडिंग में क्या होना चाहिए, अबगार स्कोर ये 5 से कम होना चाहिए और ये कम से कम 5 से 10 मिनट तक हम देखते हैं। ठीक है, अगर अबगार स्कोर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, तो इट इज़ अनलाइकली दैट पेरिपार्टम हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी है, जिसके कारण सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टेरियल इस्कीमिया, pH 7 से कम रहना चाहिए, बेस डिफिक्ट 12 के बराबर या उससे ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, अगर 7 से ये कम हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा हुआ pH कॉज आर्टरी का तो क्या होगा, तो ये एसोसिएटेड होगा HIE का। ठीक है, अब आते हैं न्यूरो इमेजिंग एविडेंस में। तो इसमें MRI और MRS कंसिस्टेंट विथ HIE करते हैं। ठीक है, टाइप और टाइमिंग ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, सेंटिनेल, हाइपोक्सिक और इस्कीमिक इवेंट ऑकर होता है इमीडिएटली बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी। फीटर हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं। मेनली प्रिवेंशन में हम प्रोफाइलेक्टिक मेजर करते हैं नियोनेटल इंसेफेलाइटिस का। मेनली जब प्री टर्म इन्फेंट हो तो इसमें सबसे अच्छा कौन है, हाइपोथैलेमिया,
जो प्रिवेंट करता है डेथ से। उसके बाद सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होने से बचाता है। एमआरआई आपको दिखाते हैं कि कैसे स्लो डिफ्यूजन एबनॉर्मलिटीज हो रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाइपोथैलेमिया जो होता है वो कब करना चाहिए, एट 36 वीक और ओल्डर में करना चाहिए। हाइपोथैलेमिया इम्प्रूव करता है सर्वाइवल लेथ और न्यूरो डेवलपमेंट। अब आते हैं सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी कहने का क्या मतलब है, ये एक ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसमें मूवमेंट और पोस्चर में प्रॉब्लम होता है। ये इसमें क्या ये क्या कॉज करता है, कैसे होता है, तो बाय एबनॉर्मल डेवलपमेंट और डैमेज टू द ब्रेन सेंटर फॉर मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल को जो कंट्रोल करता है ब्रेन सेंटर, उसमें डैमेज हो जाने के कारण मूवमेंट और पोस्चर में क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर आ जाएगा। इसी को हम सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। ये जो सेरिब्रल पाल्सी है वो फर्दर क्लासिफाइड होता है टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन में, जिसमें आता है स्पास्टिक, डिस्काइनेसिस और एटैक्सिक, ठीक है, ये तीनों आएगा। और नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्ब इन्वॉल्व में क्या होगा, मोनो, हेमी, डाई और क्वाड्रिप्लेगिया, ठीक है। मेजर टाइप कौन सा है, तो मेजर टाइप में स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेगिया देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन है। मेंटल रिटार्डेशन होता है, सीजर देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है। डाईप्लेगिया क्या है, कॉमन होता है प्री टर्म में। अगर मोस्ट कॉमन बोले तो हो जाएगा हमारा स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेगिया, लेकिन सिर्फ बोले प्री टर्म में कॉमन कौन है, तो डाईप्लेगिया, क्योंकि इसमें लो बर्थ वेट इन्फेंट होता है। हेमीप्लेगिया क्या ऐसा होता है, तकोरियो अथेरटॉइड टाइप होता है और ये मिक्स वेराइटी में देखने को मिलता है। इपिलेप्सी और मेंटल रिटार्डेशन भी सेरिब्रल पाल्सी में देखने को मिलता है, लेकिन पेरिनियल एस्फेजिया में भी ये देखने को मिलता है, एपिलेप्सी और मेंटल रिटार्डेशन। लेकिन पेरिनेटल एस्फेजिया में सेरिब्रल पाल्सी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर क्या है, तो एविडेंस ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज जैसे कि मैटरनल मेंटल रिटार्डेशन और फीटल कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन। बर्थ वेट 2 kg से कम होगा, बर्थ बिफोर 32 वीक, पेरीनेटल इन्फेक्शन, ये सब के कारण मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। ये पेरीनेटल रिस्क फैक्टर है जो मेनली रिपोर्ट हुआ है, इंक्रीज करता है चिल्ड्रन में जिसको सेरिब्रल पाल्सी होया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा किसमें है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्री टर्म डिलीवरी 23 से 27 वीक, ठीक है। और अगर सबसे कम बोला जाए तो सबसे कम होता है हिस्टोलॉजिकल कोरियो एमनियोनाइटिस में। तो इस तरह से मेनली रिस्क फैक्टर देखा जाता है। अब आते हैं इंट्रापार्टम फीटर हार्ट रेट मॉनिटरिंग में। इसमें इंट्रापार्टम फीटर रेट मॉनिटरिंग में हम क्या वैलिडेट करते हैं, क्या ये जो इंट्रापार्टम इलेक्ट्रॉनिक फीटर मॉनिटरिंग है ये इफ़ेक्टिव होता है, क्या इससे पता चल जाता है कि सेरिब्रल पाल्सी होने वाला है, नहीं। अगर आप परसिस्टेंट लगातार आप भी इंट्रापार्टम इलेक्ट्रॉनिक फीटर मॉनिटरिंग भी कीजिएगा, तब भी आप पेरीनेटल आउटकम को एडवर्स इफेक्ट से नहीं बचा पाइएगा, जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी जो रिस्क है उसको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर वही दिखा रहा है कि कंक्लूजन में क्या निकला है कि इलेक्ट्रिक फीटर मॉनिटरिंग डज नॉट रिड्यूस द एविडेंस ऑफ लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है। अब आते हैं अपगार स्कोर में। अपगार स्कोर में क्या है, 1 से 5 मिनट वाला अपगार स्कोर किया जाता है। ये पुअर प्रिडिक्टर होता है लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट के लिए। फिर भी माना जाता है कि अगर 5 मिनट अपगार स्कोर किए और वो 3 या 3 से कम आया, इसका मतलब कि नियोनेटल डेथ और रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगा। परसिस्टेंट 5 मिनट तक करते हैं जिसमें एक्सट्रीमली लो स्कोर दिखाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि हाई रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल मॉर्बिडिटी या डेथ है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। 10 मिनट अगर आप स्कोर करेंगे 0 से 3 दिखाएगा तो 10% रिस्क होता है सेरिब्रल पाल्सी के लिए। 15 मिनट का आप स्कोर करेंगे लेस देन 2 या 2 दिखाया
तो 53% होता है मॉर्टेलिटी रेट के लिए और 36% होता है सेरिब्रल पाल्सी रेट के लिए। 20 मिनट अबगार स्कोर किया, 2 और 2 से कम दिखाया तो मॉर्टेलिटी रेट 60% हो जाता है और सेरिब्रल पाल्सी रेट 57% हो जाता है। अब आते हैं न्यूरो इमेजिंग स्टडी में। न्यूरो इमेजिंग स्टडी बहुत सारे न्यूरो इमेजिंग टेक्निक किया जाता है जिससे पता किया जाता है इटियोलॉजी और इवैल्यूएशन ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। तो फाइंडिंग हाईली डिपेंडेंट होता है फीटल के एज पे। प्रीटर्म नियोनेटल ब्रेन जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है क्वाइटली डिफरेंट टू एन इस्केमिक एपिसोड एज कंपेरिजन टू टर्म न्यूबॉर्न। मतलब जो प्रीटर्म ये नियोनेटल का ब्रेन है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा टर्म न्यूबॉर्न का। ठीक है, अदर फैक्टर क्या है तो इंसल्ट सिवियरिटी, ड्यूरेशन, सेरिब्रोवैस्कुलेशन, वैस्कुलर हाइपोपरफ्यूजन, ये सब फैक्टर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए ये जो हमारा न्यूरोलॉजिकल स्टडी है ये भी हमारा रियलिस्टिक गोल तक पहुंचने में हेल्प नहीं करता है। ग्रेड ऑफ नियोनेटल इंसेफेलोपैथी क्या क्या होगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जो मेरी कोरिलेट नहीं करता एमआरआई इमेजिंग फाइंडिंग पे। जो टर्म न्यूबॉर्न है उसमें इमेजिंग स्टडीज हेल्पफुल होता है इन द टाइमिंग ऑफ एन इंजरी, बट ये भी एक विंडो है, प्रॉपर नहीं है। ऑप्टिमल रेंज कितने दिन के लिए होता है, 3 से 10 दिन के लिए। सीटी स्कैन, एमआरआई टेक्निक ये भी यूज होता है ओल्डर चिल्ड्रन में, जो हेल्प करता है डिफाइन करने का टाइमिंग ऑफ फीटल एंड पेरीनेटल सेरिब्रल इंजरी, जिसको हम प्रीनेटल इंजरी या पेरीनेटल इंजरी कहते हैं। अब आ गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड सीजर डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है तो इसमें मेनली हम देखते हैं, टर्म को पहले समझते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है मेंटल रिटार्डेशन, स्पेक्ट्रम ऑफ डिसेबिलिटी, कितना डिसेबिलिटी है उसको देखना। सीजर डिसऑर्डर मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि ये जो सीजर डिसऑर्डर है वो सीजर का आना, और ये मेनली सेरिब्रल पाल्सी के साथ आता है। ठीक है, ये जो सीजर डिसऑर्डर है ये सेरिब्रल पाल्सी के साथ आएगा, लेकिन जब ये अकेले आएगा तो इसके कारण किसके कारण आता है तो ये आता है पेरीनेटल हाइपोक्सिया के कारण, जो अभी पहले भी बताए थे। पेरीनेटल हाइपोक्सिया में सीजर मेंटल रिटार्डेशन देखा जाता है लेकिन सेरिब्रल पाल्सी नहीं देखा जाता है। ठीक है, मेजर प्रिडिक्टर क्या होगा तो मेजर प्रिडिक्टर होता है सीजर डिसऑर्डर का फीटल मेलफॉर्मेशन, जिसमें सेरिब्रल और नॉन सेरिब्रल दोनों हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीजर देख सकते हैं, नियोनेटल सीजर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में एक टर्म पढ़ना होगा जिसको कहते हैं नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। ये क्या है, ड्रग विड्रॉल सिंड्रोम है, मोस्ट कॉमनली फॉलो करता है यूटेरो एक्सपोजर का। जब माँ क्या ऑपियोइड यूज करती हैं या ये जनरल एनेस्थीसिया के द्वारा यूज किया जाता है, जब ये यूतरस में के एक्सपोजर में आता है तब ये नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम देखने को मिलता है। और ये सिर्फ ऑपियोइड के कारण नहीं, इथेनॉल, बेंजोडाइजिपाम ये सब में भी होता है। तो इस सिंड्रोम में होता क्या है, हाइपोटेनिया, ऑटोनोमिक इनस्टेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, पुअर सकिंग रिफ्लेक्स और सीजर देखने को मिलता है। ये इंसिडेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम ऑपियोइड यूज करते हैं। अफेक्टेड नियोनेट अंडरगो क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड फार्माकोथेरेपी। ये जो अफेक्टेड नियोनेट्स हैं उनमें पूरे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता है, और जो उनमें ये फार्माकोलॉजिक थेरेपी करना पड़ता है वो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। ठीक है, इसमें स्क्रीनिंग, इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ ऑपियोइड यूज डिसऑर्डर ये सब प्रेग्नेंट वुमेन में करने के कारण होता है। हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर, हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर में क्या देखने को मिलेगा, इसमें मेनली हम ये नियोनेटल डिसऑर्डर जैसे कि इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट और कंजुगेशन में देखते हैं, जो मेनली ब्लड कंडीशन पे डिपेंड करता है। और यही मैनिफेस्ट होता है न्यूबॉर्न शॉर्टली आफ्टर बर्थ। मतलब ये क्या करेगा, मैनिफेस्टेशन करेगा न्यूबॉर्न को बर्थ के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा था, अनीमिया। 35 वीक के गेस्टेशन के बाद
जो मीन कॉज हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है वो कितना हो जाता है, तो 17 ग्राम पर DL। ये क्या हो गया, मीन कॉज हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, और इसका वैल्यू गिर जाता है और बन जाता है 14 ग्राम पर DL। तो ये एबनॉर्मल कहलाता है। मतलब कि आफ्टर 30 वीक ऑफ गेस्टेशन हमारा हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन मीन कॉज में 17 ग्राम पर DL होना चाहिए, लेकिन अगर ये 14 ग्राम पर DL से कम हो गया तो इसको क्या कहेंगे, एबनॉर्मल कंडीशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम। अब कुछ डिलीवरी में क्या होता है, लेट कॉज क्लैंपिंग के कारण मीन हेमोग्लोबिन जो होता है वो इंक्रीज होके हो जाता है 2.2 ग्राम पर DL। ठीक है, तो एक डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अनीमिया कहेंगे। अब जो ये अनीमिया है इसके जो ये फीचर्स हैं क्यों हुआ है वो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन एक्यूट है अनीमिया मेनली हाइपोवोलेमिया के साथ देखा गया है, और ये मेनली प्लासेंटा के कट या टॉर्न हो जाने के कारण या फीटल वेसल के परफोरेट या रेसरेट हो जाने के कारण देखा गया है। इंट्राक्रैनियल और एक्स्ट्राक्रैनियल इंजरी, ट्रॉमा, फीटल एब्डोमिनल ऑर्गन, ये सब भी कारण है हेमरेज का, और हेमरेज के कारण क्या होता है, एक्यूट एनीमिया होता है। अगला जो टर्म है उसका नाम है पॉलीकाइथेमा या हाइपर विस्कोसिटी। नियोनेटल पॉलीकाइथेमिया विथ हाइपर विस्कोसिटी एसोसिएटेड होता है क्रोनिक हाइपोक्सिया इन यूट्रस, ट्यून ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, प्लासेंटा एंड फीटल ग्रोथ रिस्ट्रक्शन, fetal macrosomia from maternal diabetes, ट्रांसफ्यूजन एट डिलीवरी। ये सब मेनली कारण होता है हमारा नियोनेटल पॉलीकाइथेमिया विथ हाइपर विस्कोसिटी का। ठीक है, तो ये कारण आप याद रख लीजिएगा। ये जो हेमोक्रेट है ये मेनली क्या होता है, अगर एबव हो जाए 65 तो ब्लड विस्कोसिटी मार्क इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण अगर याद रखिए जो हेमोक्रेट क्या है 65 से ऊपर हो जाए तो ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, और उसके कारण नियोनेटल प्लीथोरा साइनोसिस न्यूरोलॉजिकल एब्रिविएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फीटल इरिथ्रोसाइट है, मैक्रोसाइटिक फीटल इरिथ्रोसाइट है, उसका लाइफ स्पेन शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हाइपरबिलिरुबिनिया भी पॉलीकाइथेमिया के साथ देखने को मिलता है। तो चलिए अब हाइपरबिलिरुबिनिया के बारे में पढ़ते हैं। टर्म फीटस, इवन इन टर्म फीटस हेपेटिक मैच्योरेशन कंप्लीट नहीं होता है, तो जो कुछ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन आइदर अल्ब्यूमिन से बॉन्ड करते हैं या फ्री रहते हैं, और ये क्लियर किए जाते हैं प्लासेंटल ट्रांसफ़र के दौरान। और ये कैसे क्लियर होता है, मतलब कंजुगेट कैसे होता है, तो मैटरनल के लीवर के द्वारा। मतलब कि जब तक फीटस रहता है, टर्म फीटस भी रहे, तो उसमें हेपेटिक पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाता है, तो जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो मैटरनल लीवर के द्वारा क्या होते हैं, कंजुगेटेड में ट्रांसफ़र होते हैं। अब जब डिलीवरी हो गया तो ये कनेक्शन लॉस्ट हो गया। अब जो फीटस में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो तो मैटरनल लीवर के द्वारा कंजुगेटेड नहीं होगा प्लासेंटा के ट्रांसफ़र के थ्रू, तो अब सारा लोड हो गया जो न्यूबॉर्न है उसके लीवर पर, जिसके कारण मेनली हमें देखने को मिलता है हाइपर बिलिरुबिनिया। इवन मैच्योर जो न्यूबॉर्न है उसमें क्या होता है, जो बिलिरुबिन सीरम बिलिरुबिन है वो रैपिडली इंक्रीज करता है 3 से 4 दिन के लिए, कितना, तो अप टू 10 mg पर DL, लेकिन इसके बाद इसका कंसंट्रेशन रैपिडली फॉल करता है। ठीक है, आफ्टर दिस ये जो कंसंट्रेशन है फॉल किया। अब एक स्टडी में बोला गया है कि अगर डिलीवरी 35th वीक ऑफ गेस्टेशन या उसके बाद हो तो सीरम का बिलिरुबिन कितना होता है, ग्रेटर देन 20 mg पर DL होता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जिसमें जो बिलिरुबिन लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण स्किन कलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये प्री टर्म में ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, यही जो बिलिरुबिन लेवल है वो एक्सेसिव इंक्रीज कर जाए तो इसके कारण न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है न्यूबॉर्न के लिए।
इसका पैथोजेनेसिस है वो कॉम्प्लेक्स है और क्या है, टॉक्सिसिटी है, और इसको दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं एक्यूट बिलीरुबिन इंसेफेलोपैथी। क्या? एक्यूट बिलीरुबिन इंसेफेलोपैथी। इसमें क्या होता है, ये इनकाउंटर होता है मेनली फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, और इसमें मेनली हाइपोटेनिया, पुअर फीडिंग, लिथार्जी, एबनॉर्मल ऑडिटरी इवोक्ड रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अगर इमीडिएट रिकॉग्नाइजेशन हो जाए तो ये ट्रीटमेंट से ये मेनली प्रोग्रेसिव जो न्यूरोटॉक्सिसिटी हो रहा है उससे बचाया जा सकता है। और दूसरा होता है क्रोनिक बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी, जिसको हम कहते हैं कर्निक टेरस। एक्यूट वाला था उसको तो हम सही कर सकते हैं कर्निक टेरस, जिसको ये ग्रीक वर्ड है जिसका नाम होता है जॉन्डिस ऑफ द न्यूक्लियाई। इसमें न्यूरोटॉक्सिसिटी फॉलो कैसे होता है, तो बिलिरुबिन डिपोजिशन के कारण, जो कहाँ डिपोजिशन होता है तो बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, जिसके कारण न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन देखने को मिलता है, और इसके कारण स्पासिटी, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन और बहुत तरह के मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। अब ये जो कर्निक टेरस है और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, ये दोनों का पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अगर बिलिरुबिन लेवल कितना हो जाए, एभव 18 से 20 mg/dl हो जाए तो, ठीक है। अब प्रीतम नियोनेट्स में इससे कम कंसंट्रेशन में भी ये देखने को मिलता है। अब किसी का क्या है, कंटिन्यूअस हेमोलाइसिस हो रहा है तो ये रिस्क फैक्टर है कर्निक टेरस का। अगर बिलिरुबिन लेवल ग्रेटर देन या इक्वल टू 25 mg/dl हो जाए तो ये कर्निक टेरस कैसे पता चलेगा, तो कॉम पॉजिटिव हेमोलाइसिस से पता चलेगा। तब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बहुत तरीके का फोटोथेरेपी यूज करके किया जाता है। जो फोटोथेरेपी है ना, यही यूज होता है प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिनिया का, ठीक है। ये इसमें क्या करते हैं, बिल्ली राइट यूज करते हैं जो इमिट करता है कितना स्पेक्ट्रम, तो 460 to 490 नैनोमीटर का, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बिलिरुबिन का ऑक्सीडेशन करवाता है जिसके कारण ये रीनल के थ्रू क्लियरेंस हो जाता है और इसका लेवल लो हो जाता है। सनलाइट फिल्टर जो लाइट होता है ना, जिसमें से अल्ट्रावायलेट रिमूव करके किया जाता है, वो भी यूज होता है जो कंट्री पुअर हैं उनमें, ठीक है। जैसे कि हमें कहा जाता है ना कि बच्चे को रोज़ सुबह धूप में सेकाइए, वहाँ पे तेल लगाइए, इसलिए कहा जाता है ताकि वो ये जॉन्डिस से बचा सकें और हेल्दी वेल्दी रख सकें, ठीक है। अगर ये जो हाइपरबिलिरुबिनिया है स्टार्टिंग में डिटेक्ट हो जाए तो हम उसे बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ये जो डिसऑर्डर है इसमें कैरेक्टराइज्ड हुआ है स्पॉन्टेनियस इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग फैक्टर, जो कभी भी बिगिन हो सकता है आफ्टर बर्थ। जो बहुत मोस्ट हेमरेज होता है ना, वो रिजल्ट किसके कारण होता है, तो एबनॉर्मल लो लेवल ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर। ये याद रखिएगा, ये जो हेमरेजिक डिजीज होता है ना न्यूबॉर्न में, मेनली ये नहीं कह रहे हैं कि सभी, मेनली लो लेवल ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर की कमी के कारण होता है क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये कौन कौन सा होता है याद रखिएगा, ये क्लॉटिंग फैक्टर 5, 7, 9 और 10, 5, 7, 9, 10, ठीक है। तो 5 में कितना ऐड किए, 2 ऐड किए तो 7 हो गया, 7 में 2 ऐड किए तो 9 हो गया, उसके बाद लास्ट में 10। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और कौन कौन सा, तो प्रोथ्रोम्बिन, प्रोटीन सी और एस, इसके बारे में प्रोटीन सी एस क्या है ये सब मैंने कोगुलेशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छा से पढ़ाया फार्माकोलॉजी का, ठीक है। अब जो न्यूबॉर्न है जिसकी माँ क्या लेती है, एंटी कन्वुल्सन ड्रग लेती है, वो हायर रिस्क में होते हैं क्योंकि ये सप्रेस करता है
मैटरनल हेपेटिक सिंथेसिस को, जो ये फैक्टर सेक्रिएट करता है ना हमारा लीवर, उसके सिंथेसिस को ये सप्रेस करता है। जो क्लासिकल हेमरेज डिजीज है ना, वो मेनली अपेरेंट होता है 2 से 5 दिन आफ्टर द बर्थ, जिनको विटामिन के नहीं दिया जाता है प्रोफाइलैक्सिस की तरह डिलीवरी के टाइम में। तो क्लासिक हेमरेज किसको हुआ? जिसको जन्म लेते ही विटामिन के नहीं पड़ता है, तो ये मेनली 2 से 5 दिन के बाद ये अपीयर होता है। ठीक है। डिले हेमरेज ऑकर होता है 2 से 12 वीक बाद, मेनली उनमें जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट होते हैं, मतलब कि जो माँ का दूध पीते हैं, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है ना, उसमें कुछ विटामिन के प्रेजेंट होता है। ठीक है। रिकमेंडेड रूटीन प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है? प्रोफाइलैक्सिस की तरह हम क्या यूज कर सकते हैं हेमरेजिक डिजीज में? तो 0.5 से 1 mg डोज ऑफ विटामिन के। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये कैसे देते हैं? तो हम इंट्रा मस्कुलरी देते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं होता है। मैटरनल विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्ट वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट टू द फीटस। अगर क्या देंगे, ओरल देंगे, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। अगर हम माँ को दिए हैं तो वो बहुत कम मात्रा में ही ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए डिलीवरी के बाद प्रोफाइलैक्सिस की तरह दिया जाता है। अब देखते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बो मतलब होता है प्लेटलेट, पेनिया मतलब कम होना, लो प्लेटलेट कंसंट्रेशन, और यहाँ पर तो एबनॉर्मल लो प्लेटलेट कंसंट्रेशन इन टर्म न्यूबॉर्न। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इम्यून डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, ड्रग, इनहेरिटेड प्लेटलेट डिफेक्ट, पार्ट ऑफ कोजेनाइटल सिंड्रोम, न्यूबॉर्न एडमिटेड टू NICU जिसको सेप्सिस है, और जिसमें प्लेटलेट कंजप्शन क्या हो रहा है? एसिडरेट हो रहा है। ठीक है। तब ऐसे टर्म न्यूबॉर्न में हम क्या करेंगे? ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। अब आते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होता है, उसको कहते हैं हम इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जो वुमेन जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होया हुआ है, जैसे कि सिस्टमेटिक लुपुस एरिथेमस, इम्यूनोलॉजिकल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, उसके जो माँ है मैटरनल, मतलब जो प्रेग्नेंट बन गई, तो जो मैटरनल एंटी प्लेटलेट IgG है, वो क्या करता है? वो ट्रांसफ़र हो जाता है फीटस के पास, मतलब वो प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस के पास चला जाता है, और जो फीटस में प्लासेंटा है, उसके प्लासेंटा को डिस्ट्रक्शन चालू कर देता है। मोस्ट केसेस में ये माइल्ड होता है। जो प्लेटलेट लेवल है ना, वो नादिल मतलब पीक पे पहुँचेगा 48 से 72 आवर्स पे। अगर मदर को मैटरनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी करें तो फीटल के प्लेटलेट में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो फीटल ब्लड सैंपलिंग हम लेते हैं प्लेटलेट डिटर्मिनेशन के लिए। ये ज़रूरी होता है ताकि हम प्रिवेंट कर सके फीटल हेमरेज ड्यूरिंग डिलीवरी। अब आते हैं अल्लो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसको दूसरा नाम क्या है? अल्लो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसका दूसरा नाम क्या है? नियोनेटल एल्लो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसको NAITV कहते हैं। ये मेनली किसके कारण होता है? तो मैटरनल फीटल प्लेटलेट एंटीजन डिस्पैरिटी के कारण। इसके कारण क्या होगा? जो मैटरनल एलो इम्यूनाइजेशन है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, और वो प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा फीटल के थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में। ठीक है। प्री इक्लेम्पसिया सिंड्रोम, जिस वुमेन में, प्रेग्नेंट वुमेन में सीवियर प्री इक्लेम्पसिया होता है, वो सीवियरली अफेक्ट करता है माँ के प्लेटलेट फंक्शन को और उसके डिस्ट्रक्शन को। लेकिन ऐसा रियली कहा गया है कि अगर माँ को प्री इक्लेम्पसिया है तो वो फीटल या नियोनेटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कॉज है। हाँ, वो कॉज हो सकता है मदर के सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का, लेकिन फीटल और नियोनेटल का नहीं। जो नियोनेटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है वो एसोसिएटेड होता है प्री टर्म डिलीवरी और न्यूमरस कॉम्प्लिकेशंस का।
अगले वीडियो में हम इंजरी ऑफ न्यूबॉर्न लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।